तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ की ना बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। वो जो चीज़ थी, जब उनकी जो आत्मा थी वो फेरों में घूम गई थी। वैसे भी दुल्हन को थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं जब हल्दी वगैरह लग जाती है, तो वो मतलब चिल्लाता हुआ घर से बाहर आया। तो वो जो दुल्हन थी, कभी होता है ना किसी और का उतारा हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और काला जादू में एक ये चीज़ है कि बाहर के लोग नहीं करेंगे आपके ऊपर, कि लोग परेशान हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार ये ऐसा उतना बुरा हो रहा है, तो वो नेगेटिव बातें करो मत ना। तो जैसे अब आपने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है तो वो शुक्र का कलर है, मैंने येलो कलर का पहना हुआ है तो ये जुपिटर का कलर है। मतलब शनि आपको ना पूरी मेहनत करवाने के बाद एक ऐसी अच्छी लाइफ देंगे, बट वो मेहनत करवाएंगे बहुत ज्यादा चीजों में, हर चीज में वो डिले कर देंगे। सामने वाला बंदा कम मेहनत करके आगे बढ़ जाता है और शनि वाले लोग देखते रह जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन हम करने वाले हैं। और वो कन्वर्सेशन करने के लिए जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। मोनिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज अ गेस्ट। तो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सही बताऊं तो हमारे पास आप पहले गेस्ट हो जो टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड हो। ओके। ब्लैक मैजिक पे हमने पहले ही बहुत एपिसोड में बातें करी हैं और एस्ट्रोलॉजी पर भी, न्यूमरोलॉजी पर भी कर चुके हैं, पर इस फील्ड के में पहली बार हम बात करने वाले, तो इसी से शुरू करना चाहूँगा मैं, टैरो कार्ड से। डेफिनेटली। टैरो कार्ड्स होते क्या है, पहले तो इससे मैं स्टार्ट करूँगा। टैरो कार्ड्स बेसिकली, अगर मैं इनकी हिस्ट्री में जाऊं तो जब पुराने टाइम में क्या होता था, जो स्टोन एज की मैं बात करूंगी, वहाँ पे लोगों को लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, भाषा का बहुत ज़्यादा अभाव था। तो वो लोग क्या करते थे कि स्टोन्स पे सिंबल्स ड्रॉ कर दिया करते थे, जो भी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई, तो उनको जो भी नई पीढ़ी आई, उन्होंने क्या करा कि उन जो सिंबल्स थे, जो मिस्टिक सिंबल्स थे, उनको कार्ड्स में इंटरप्रेट कर दिया। अच्छा। ठीक है। और उस समय इतने अच्छे कलर्स वगैरह नहीं होते थे, बेसिकली ये वेस्टर्न कल्चर से है, और उस समय इतने ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं होते, तो वेजिटेबल कलर्स को यूज़ करके हमने कलर्स बनाए, ठीक है, और उसमें फिल करे और उसमें सिंबल्स डाले। हम एज अ गाइडेंस टूल यूज़ करते हैं ताकि हम प्रिडिक्शन कर सकें लोगों की। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग होती क्या है और होती कैसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, बेसिकली जो टैरो कार्ड्स होते हैं उनको हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, और अपनी एनर्जीज डाल के उसमें अपनी ऑरा से कनेक्ट करके, बेसिकली जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, हम उनसे उनको कनेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम टैरो कार्ड्स को हम अपने ऑरा से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ही एक अजीब हमें मतलब कि एनर्जी फील होती है कि जब वो हमारी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जब सामने वाला पर्सन हमारे पास प्रिडिक्शन के लिए आता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जो भी जब क्या होता है ना, जैसे आप हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही होंगी, तो वो उस प्लैनेट के आपके ऊपर जो भी प्रभाव होंगे वो हमें वो कार्ड दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आप मेरे पास आए, मेरे से आपने बोला कि मेरा रिलेशनशिप या फिर मेरा हेल्थ या फिर मेरा लव लाइफ कैसा रहेगा, या फिर मेरे साथ मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो हमें कार्ड्स शो करते हैं, जो कि हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हम ईश्वर से प्रे भी करते हैं कि हे ईश्वर, हमें जो भी गाइडेंस आपके थ्रू हम इस सामने वाले पर्सन को दे सकें। तो अभी क्या होता है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन वाले लोग थे और जो अब करंट के लोग हैं, तो सबने ना अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन कर लिया, बेसिकली अपने अपने तरीके से। जैसे कि आप मानते, जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने अपने से कर लिया कनेक्ट, ठीक है, उन्होंने अपने सिंबल्स कर लिए। अब बहुत सारी कार्ड्स, ये तो जो वो मेरे पास मैं जो यूज़ करती हूँ वो राइडर वेट यूज़ करती हूँ, जो कि सबसे ईजी कार्ड्स हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड ईजी टू लर्न है। और जो बहुत सारे कार्ड्स ऐसे भी आते हैं जिसमें जो डेटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स होते हैं, उनकी तरफ से भी मैसेज आता है, तो वो वाले कार्ड्स भी अवेलेबल हैं और अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं इससे काफ़ी। तो ये इंडिया में इन्फ्लुएंस कैसे हुआ इसका, टैरो कार्ड का? इंडिया में इन्फ्लुएंस होने का इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो
बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए आपको, आप मेरे पास परेशानी लेके आए। अब क्या होता है कि हर कोई ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, वो तो इतना ज़्यादा कोई पढ़ना नहीं चाहता, इतना चीज़ें कोई सीखना नहीं चाहता, उतना डीप में कोई जाना नहीं चाहता। तो क्या करते हैं लोग, आते हैं और उनको इंस्टेंट आंसर चाहिए। अब बहुत सारे लोग तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं, उनको पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड क्यों नाराज़ है ना, उनका ये उसका ये पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचता है, मतलब इतना तब इफ़ेक्ट है। तो इसलिए लोगों को जो ये कलयुग चल रहा है, इस चक्कर में लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उन लोगों को इंस्टेंट आंसर चाहिए। इसलिए टैरो कार्ड यहाँ भी इतना फेमस है क्योंकि वो इमीडिएट एनर्जी पे काम करते हैं। हमने देखा कि ना टैरो कार्ड रीडिंग भी जो है लोग उसको एस्ट्रोलॉजी से भी लिंक कर ही लेते हैं, मतलब तो ऐसा कैसे होता है, लिंक कैसे करती हो? देखिए एस्ट्रोलॉजी से लिंक ही है क्योंकि ये जितनी भी साइंसेस है, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, वो डिफरेंट उसकी है। लाइक कोई तो एस्ट्रोलॉजी करता है टैरो रीडिंग से, कोई न्यूमरोलॉजी से करता है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता है, कोई हाथ देख के बता देता है जिसको पामिस्ट्री हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई माथे की लकीर पे भी जो लिखा होता है उस पे लोग ऐसे ही बता देते हैं, किसी कोई फेस रीडिंग कर लेता है। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट पाथ हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लिंक ऐसे हैं कि जैसे अब मैं अगर अपने कार्ड्स की बात करूं तो उसमें ना जो 78 कार्ड्स हैं, राइडर वेट के 78 कार्ड्स होते हैं, तो 78 कार्ड्स में सबको एक एक नंबर दिया गया है। अच्छा। तो 0 से लेके 21 तक होते हैं मेजर अनकाना कार्ड्स, जो कि लाइफ के बड़े बड़े एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं, है ना। और जो माइनर अरकाना है वो उनको भी 14 जगह डिवाइड किया गया है, तो वो भी इस तरीके से उनके सबके ऊपर एक एक नंबर्स लिखे गए हैं। दूसरा एस्ट्रोलॉजी से ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक तो हमारी जो बॉडी है तो वो 5 तत्वों से बनी हुई है, ये आपको भी पता है। तो ये ही सेम उस तरीके से हमारे कार्ड्स काम करते हैं, यानी कि जो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं उनको हमने स्पेस एलिमेंट का दिया गया है, उस कैटेगरी में रखा गया है। बाकी जो 56 कार्ड हैं उनको 14 डिवाइड करके हमने उसको बाकी के चारों एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी से, मतलब वही एस्ट्रोलॉजी वाला एस्पेक्ट आ जाता है। तो बाकी न्यूमरोलॉजी की भी अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 नंबर्स तक, तो वो सारे नंबर्स एक साथ लिंक्ड हैं। मतलब हमारे जो भी ग्रह हैं, नंबर 1 जो होता है लाइक सन होता है, ठीक है, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी। इस तरीके से जो पूरा 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हर एक ग्रह को दिए गए हैं, 9 प्लैनेट्स को। तो इस तरीके से ये ओवरलिंक्ड करते हैं। और इसमें जो भी अब जैसे हर ग्रह का एक कलर भी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे अब आपने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है तो वो शुक्र का कलर है, मैंने येलो कलर का पहना हुआ है तो ये जुपिटर का कलर है। आज दिन भी शुक्र है। आज दिन भी शुक्र का है। तो ये इस तरीके से लिंक करते हैं चीज़ें। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको उनका एक एक अपना कलर है, उसकी एनर्जी को जब आप पहनते हो, अगर आप डेली भी ना अगर अकॉर्डिंग टू कलर पहनते हो तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग भी ग्रह आपको वो देते हैं। अच्छा। मतलब उसका बेनिफिट देते हैं, ठीक है, वो आपको पहननी चाहिए। तो इस तरीके से अब जो मेरे कार्ड्स हैं उन पे भी ना ज़्यादातर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग कलर्स प्रिंटेड है। तो वो जब भी कोई सामने वाला मेरे पास आएगा प्रेडिक्शन लेके, तो जो भी उस पे ग्रह का इफ़ेक्ट होगा वो मुझे उन कार्ड्स पे शो करेगा। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं। टैरो कार्ड्स में क्या होता है ना कि टैरो कार्ड्स में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी, तो भी आप हमारे पास आ सकते हो, हम आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको चाहिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो ऑडियंस के लिए कि कैसे कार्ड्स वर्क करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड्स का कैसे रहता है? ठीक है, मैं दे देती हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगी कि हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, तो मेजर अरकाना जो जितने भी कार्ड्स होते हैं तो 0 से लेकर 21 तक। तो अगर इफ यू वांट मी अलाउ मी टू आई कैन शो दैट कार्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये वाला कार्ड है, ठीक है, ये 3 नंबर का कार्ड है, इसके ऊपर रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है। तो ये वाला जो कार्ड है, अब इस पे क्या है, ये एक क्वीन की तरह लेडी बैठी हुई है, ठीक है, और बहुत अच्छी वेल ड्रेस्ड है, इसके सिर पर क्राउन है। तो इसमें जो एनर्जी है, देखो अगर आप देखोगे तो इसमें कार्ड्स में ये ऊपर येलो कलर दिख रहा है
तो ये जुपिटर से इन्फ्लुएंस्ड कार्ड है। 3 नंबर इज रूल्ड बाय जुपिटर। अच्छा। ठीक है, बाकी अगर देखोगे आप तो इसमें बाकी ग्रीनरी भी है, तो इसको ना ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ग्रीन कलर होता है बुध का, तो और मनी का भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्शन ऐसे निकाल के देते हैं। अब इसके हाथ में क्या है, एक वॉन्ड लेके बैठी है। तो ये जो बंदी होगी ना, ऐसी बंदी होगी ये कि अपनी प्यार से सारी बातें मनवाने वाली, इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, इसकी बातों में ही इतना प्रभाव होगा। अब गुरु क्या होता है, उसकी बातें ही इतनी अच्छी होती हैं कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो ही जाता है और प्यार से बात मान लेता है, उसको कुछ हुक्म चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर आपके सामने भी आपके गुरु आएंगे तो आप शांति से बात मानोगे। तो लाइक दैट ऐसे कार्ड्स काम करते हैं और ऐसे हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला कार्ड ले लेती हूँ मैं, ये भी पॉजिटिव कार्ड में ही आता है। ये नंबर 4 कार्ड है, इस पर रोमनली लिखा हुआ है नंबर 4 और नीचे लिखा हुआ है द एम्परर। ठीक है, अब ये बंदा कैसा होगा, राहु वाला, रूल्ड बाय राहु। ठीक है, तो ये इस बंदे में क्या आदत होगी कि ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट काम करने वाला, एक्शन टेकर जल्दी होगा। जैसे टेक्नोलॉजी काम करती है ना, राहु, जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो राहु से रूल होती है। तो ऐसे लोग क्या होंगे कि ये सारे टेक्नोलॉजी वाले होंगे या मतलब क्विक काम करने वाले होंगे ये। और इसने देखा है कि आप कोई भी जैसे इसमें आप देखोगे आप, तो इसने शूज़ पहने हुए हैं स्टील वाले, तो हार्ड एक्शन लेने में भी ना ये पीछे नहीं हटेगा, ये तुरंत एक्शन ले लेगा। अगर इसको अपनी, ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड, राहु वाले जो लोग होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। उनके इमोशंस होते हैं, बट स्टिल अगर उनको कोई चीज़ ऐसी उनको लेना पड़ा एक्शन जो प्रैक्टिकल हो, तो वो सोचेंगे नहीं उस चीज़ को, वो एक्शन ज़रूर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें इसके जो कपड़े हैं मैं अगर बताऊंगी तो ये जो पर्सनल होगा, जो थोड़ा सा ओल्ड ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला होगा, इस तरीके से मतलब ये प्रेडिक्शन करते हैं और ऐसे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। अब इसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, रेड कलर होता है मार्स का। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऐसा पर्सन होगा वो क्या होगा, तो एग्रेशन उसमें बहुत होगा। ठीक है, एग्रेसिव हो जाएगा वो बातों पे। ठीक है, तो वो अब इसके हाथ में दिख रहा है, यहाँ एनिमल डिनोट कर रहा है, तो ये पर्सन क्या होगा कि ये ना अपनी ताकत के बल पे भी काम कराएगा। क्या होता है सेना, अब जैसे अब इसमें मार्स का आ गया, ठीक है, राहु का इफेक्ट आ गया, तो ऐसा पर्सन क्या बनेगा, उसको ये रहेगी ना कि मेरा बात कैसे नहीं मानेगा, उसको प्यार से मतलब नहीं है, उसको काम से मतलब है। तो इस तरीके से ये प्लैनेट अफेक्ट करते हैं। और वैसे खैर इनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर है, तो ये फ़ोन नंबर हमारा राहु का है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी शो करता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा वास्तु को भी ऐड कर देते हैं चीज़ें से। हाँ, तो इस तरीके से हम एक्सपेंड होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि बहुत डीप हैं, इनमें जितना भी मतलब वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ना पूरा जो पढ़ाती हूँ वो इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी को कैसे आप टैरो से कनेक्ट करके और इजीली आप कर सकते हो प्रेडिक्शन, बट उसके लिए है कि उसको टाइम लगता है और इंट्यूटिव पावर अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। इंट्यूटिव पावर ऐसे ही अच्छी होती है तब जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। अगर आप 15 मिनट बैठे हो मेडिटेशन में या आप पूजा 15 मिनट कर रहे हो, तो सिर्फ आपको 15 मिनट आपका वहीं फोकस होना चाहिए। मतलब 15 मिनट अगर आप ईश्वर के लिए दे रहे हो तो उसके लिए ही हो, फिर आपका चाहे कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो आपको नहीं देखना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अभी हम न्यूमरोलॉजी पे भी आ चुके हैं थोड़ा, तो नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं हमारी लाइफ में? देखिए, नंबर्स इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं हमारी लाइफ में कि जब हम बॉर्न होते हैं तो हम अपनी एक डेट ऑफ बर्थ के साथ बॉर्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम जिस डेट को बॉर्न हुए वो हमसे लिंक करती है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल दो, कोई पर्सन 1 तारीख को बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त या वॉटेवर, तो वो नंबर 1 से रूल होगा, यानी कि वो सन, उसका जो मूलांक होगा वो सन रूल बाई सन होगा। ठीक है, और एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर, जो कि सारे नंबर्स को ऐड करके लाइक डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर, तीनों को ऐड करके हम जो भी मतलब बनता है पूरा ऐड करके, तो वो बनता है हमारा डेस्टिनी नंबर। तो इस तरीके से नंबर्स काम करते हैं। अच्छा, इसी में हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड में ये चीज़ है कि कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नाम में चेंजेस किए हैं, या फिर किसी ने किसी चीज़ में, कोई अपने मूवी भी अगर रिलीज़ करता है सेलिब्रिटी, तो वो
उसमें चेंजेस कर लेता है, नेम में नंबर बढ़ा देता है। तो ऐसा क्या है इसमें, क्या मतलब ऐसे क्या बदल जाता है कि नंबर पे इतना ध्यान देने से? देखो, नंबर्स का ना इतना ज़्यादा महत्व होता है। एक तो हमारा जन्मांक, भाग्यांक एंड नामांक। जैसे जन्म को, जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं, वो हमारा मूलांक बन गया। पूरे को ऐड करेंगे वो हमारा बर्थ नंबर बन गया, मतलब डेस्टिनी नंबर बन गया। और नामांक मतलब अभी न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हर लेटर को स्पेशल नंबर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ना हम उसकी वाइब्रेशंस लाके चेक करते हैं। तो उसका जो टोटल है, जो आपके मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ना, जैसे कि अब मूवीज़ के लिए क्या होता है कि अब शुक्र और राहु से ही रूल्ड है ये जो आजकल कलयुग जो है, उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। तो वो वहाँ पे जब कंपैटिबिलिटी होती है तब चीज़ें काफ़ी ग्रोथ हमें देती हैं। और बहुत सारे लोग नॉट इवन नामांक, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी की तो बात करें, साथ में मोबाइल नंबर्स भी बहुत वर्क करते हैं। तो जिस पर्सन को जो चीज़ चाहिए, मतलब इवन समझ लो कि आपके लाइफ में जो चीज़ की कमी है, तो उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं आपके फ़ोन नंबर में, या तो उसका टोटल या फिर उसके नंबर्स को हम, कुछ नंबर्स को हम ऐड करते हैं। वो नंबर्स होने चाहिए आपके फ़ोन में, तो जो भी आपको चीज़ चाहिए तो वो आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, अब जैसे किसी कोई मेरे से बोलेगा कि मैम मेरा तो ये इतने सालों पुराना नंबर है, ये सारे बैंक में लिंक है, तो मैं ऐसे कैसे चेंज करूँ, मैं तो नहीं कर सकता चेंज। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप दूसरा एक नंबर खरीद लो, कंपैटिबल नंबर। हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, मैं बेसिकली उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक नया नंबर खरीदो, उसमें ये नंबर्स होने चाहिए और उसका टोटल ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे स्विच कर सकते हो। और बैंक में और आजकल तो नंबर चेंज ईजी है काफ़ी। या कोई नहीं करना चाहते हो तो धीरे धीरे उसको ज़्यादा यूज़ करने कर स्टार्ट कर दो और उसको कम यूज़ कर दो। या फिर आपको वर्क के लिए चाहिए तो आप वर्क को एक नंबर आप ऐसा रखो कि वो बेसिकली वर्क पे यूज़ हो, और दूसरा नंबर आप अपना पर्सनल लाइफ के लिए रख सकते हो। तो ये चीज़, ये अफेक्ट डेफिनेटली करता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, क्या न्यूमरोलॉजी से आप अपनी किस्मत बदल सकते हो? डेफिनेटली बदल सकते हैं न्यूमरोलॉजी से किस्मत। हम देखिए, कोई चीज़ ना, कोई जादू तो कुछ है नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई जादू होने वाला है। चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है। बट क्या होता है कि जो पर्सन हमारे पास आया है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स हम ऐड करेंगे वो उसकी कंपैटिबल नंबर्स में होने चाहिए, वो उसके एनिमी नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो वो डेफिनेटली वर्क करता है और चीज़ें काम करती हैं। काफ़ी अच्छा मैंने मतलब देखा है, रिव्यूज़ आए हैं लोगों से, तो उनकी लाइफ में चेंज हुआ है। बट देखिए, आपको एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी ये तो बोलती है आपको कर्म सबसे पहले है, ठीक है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपने नंबर में चेंज किया और आप घर में बैठे हो, सो रहे हो और अपने आप मेरे पास फ़ोन आएगा और ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको काम करने पड़ता है। रेमेडीज़ डेफिनेटली वर्क करती हैं, बट वो आप मेहनत भी है। हाँ, तो इसमें से जैसे न्यूमरोलॉजी है, ये टैरो कार्ड रीडिंग है, इनसे हम अपना भविष्य देख सकते हैं या बदल सकते हैं? डेफिनेटली बदल सकते हो आप अपना भविष्य। बेस्ट आंसर ये होगा कि आप एज अ गाइडेंस आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो टैरो वहाँ गाइडेंस दे देता है कि आपको ये पाथ चूज़ करना चाहिए या ये पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा परफेक्ट है। इस तरीके से काम कर सकता है। न्यूमरोलॉजी में क्या गुड नंबर्स और बैड नंबर्स भी होते हैं? गुड नंबर्स और बैड नंबर्स तो मैं नहीं बोलूँगी कि सारे नंबर अपनी जगह गुड भी होते हैं और सारे नंबर मतलब सब नंबर, कुछ हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स जो वाली स्थिति है वो होती है। जैसे कि पहला नंबर होता है जो मूलांक 1 होता है, वो रूल बाय सन होता है। तो जैसे सन की आदत होती है, लाइक टाइम से उठना, ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, राजा की तरह रहने वाली लाइफ। तो अगर ऐसे लोग जो होंगे वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, ठीक है। तो वो, और साथ में उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी डिपेंड करता है। अब बात करें हम अगर 2 नंबर वाले लोगों की, तो 2 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स। बट इमोशंस होना भी ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। अब ऐसे ही 3 नंबर की बात करते हैं हम, तो 3 नंबर वाला पर्सन जो होगा उसको लाइक दूसरों को गाइडेंस करने में ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। बट अब आप, अगर हम बात करें कि गुरु की तरह पर्सनैलिटी होती है उन लोगों की, वो गाइडेंस देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं।
वो गाइड करेंगे ही करेंगे, आप उनसे पूछो ना पूछो। बट ओवर गाइडेंस अगर आप किसी को करोगे तो सामने वाले को तो नहीं चाहिए ना गाइडेंस कभी कभी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब जैसे हम बात करें फ़ोन नंबर वालों की, तो फ़ोन नंबर वालों को क्या होता है कि राहु होता है एक्शन टेकर। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको एक्शन लेना अच्छा है, बट ओवर मतलब तुरंत एक्शन लेना भी इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी इंसान को सोचने का मौका भी चाहिए होता है। कभी कभी बहुत जल्दबाजी में ये एक्शन भी ख़राब हो जाते हैं। और एक पर्सन दूसरा ये है कि किसी के में राहु का नंबर मिसिंग है तो वो एक्शन ही नहीं लेगा, तो वो भी बेकार है, वो उसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है। अब 5 नंबर वाले लोगों को क्या होता है, जो रूल बाय मरकरी होते हैं उनको चेंज बहुत पसंद है। वो तुरंत चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। लाइक उनको फूड में चेंज चाहिए, ट्रैवलिंग करना है, ये करना है, और जॉब में चेंज करते रहेंगे। लेकिन इतना भी स्विच मत करो चीज़ों को कि आपकी लाइफ में खिचड़ी की तरह वो बन जाए। इस तरीके से नंबर्स वर्क करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 6 नंबर वालों की, तो 6 नंबर लग्जरी का कारक माना जाता है, शुक्र से रूल करता है। शुक्र क्या है, हमारा जो भी लग्जरी का सारा चीज़ें हैं वो है। तो लग्जरी हमें चाहिए लाइफ में, बट ओवर लग्जरी के पीछे पागल हो जाना और अपनी चीज़ों को ना देखना, तो वो भी एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 7 नंबर वालों की, तो 7 नंबर वाले रूल बाय केतु, बहुत अच्छी इंट्यूटिव पावर होती है इनकी, क्योंकि केतु का सिर्फ नीचे का धड़ है, सर नहीं है। तो वो लोग वो चीज़ देख पाते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। एंड अगर हम बात करें 8 नंबर वालों की, तो 8 नंबर क्या होता है, स्लो मूविंग प्लानेट होता है शनि, जो कि हर चीज़ में डिलेज करते हैं। बट उसके साथ एक अच्छी चीज़ है ये है कि शनि के साथ आप मेहनत करो बहुत। ठीक है। वो आपको स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी देगा, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, पैसा भी काफ़ी आता है। बट वो मेहनत करवाने, मतलब शनि आपको ना पूरी मेहनत करवाने के बाद एक ऐसी अच्छी लाइफ देंगे, बट वो मेहनत करवाएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ों में, हर चीज़ में वो डिले कर देंगे। लाइक शादी में सामने वाला बंदा कम मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, और शनि वाले लोग देखते रह जाते हैं कि अरे ये तो हमसे आगे बढ़ गया और इसने इतनी मेहनत भी नहीं करी है। तो वो चीज़ है। एक 9 नंबर वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है वो, रूल बाय मार्स। 9 नंबर के जो लोग होते हैं वो काफ़ी थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, बट एग्रेशन भी थोड़ा सा चीज़, अगर अच्छी चीज़ों में हम लेके जाएं तो एग्रेशन भी ज़रूरी है। लेकिन एग्रेशन किस चीज़ का, फालतू की, मतलब लोगों से लड़ने का ना हो के आप अपने काम के प्रति उस चीज़ को दिखाओ, तो वो वहाँ फ़ायदा देती है। ये होते हैं गुड और बैड नंबर्स, थोड़े थोड़े प्रोज एंड कॉन्स दोनों नंबर के। तो हर नंबर में कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है, वो आपके कर्मों पे आगे, वो आपकी कर्मों पे डिपेंड करता है। आपको कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं टॉपिक को एक ऐसी चीज़ पे लेके आने वाला हूँ जो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हम मतलब बचपन से ही सुन रहे हैं उसके बारे में, पर आजकल बहुत ज़्यादा उभरे जा रहा है, वो है काला जादू, ब्लैक मैजिक। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल, या फिर आजकल सोशल मीडिया का टाइम है इसलिए हमें ज़्यादा दिखने लगा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि काला जादू होने लगा है अब, और पहले भी होता था, लेकिन ये कलयुग है, लोग एक दूसरे को देख के खुश तो है नहीं। अगर मैं एक लाइन में ये बोलूँ कि लोगों को ना जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं आप आपस में देख देख के, तो वही है कि सामने वाला क्यों खुश है वो उस बात से दुखी हो रहा है, तो इसलिए बस उनको नीचे कैसे गिराया जाए या उनका बुरा कैसे हो जाए, तो बस उसी चीज़ में लोग लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के बजाय दूसरों को बुरा चाहने के लिए, अपने तरीके से चलाने के लिए। तो बेसिकली जो काला जादू लोग करते हैं वो इसी वजह से करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और काला जादू में एक ये चीज़ है कि बाहर के लोग नहीं करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि काला जादू के लिए क्या होता है ना कि आपको अपनी ही जो डीएनए वाली चीज़ें होती है, लाइक जिससे हमारा डीएनए, लाइक हमारा स्वेट और नेल्स, हेयर, ये चीज़, या फिर कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं लोग, और इस चीज़ों से काला जादू होता है। इन्हीं को मतलब हमारा एज ए डीएनए यूज़ करके तब हम काला जादू किसी पे कर सकते हैं। लेकिन अब यही मैं बात बोलना चाहूँगी कि वो लोग कौन होंगे जिनको आपकी पर्सनल चीज़ें मिलेंगी, या तो वो आपके नियर एंड डियर वंस होंगे, या फिर वो बंदा आपको जानता होगा या आपकी फ्रेंड सर्कल में होगा, तो वही आप पे ये चीज़ें कर पाएगा। कोई अदर पर्सन सड़क पे चलता है, उसको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो नहीं करेगा ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली यही होता है। तुम देखते काला जादू से क्या हमारे मतलब व्यापार पर या हमारे घर पर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो काला जादू जो है हमारी लाइफ पे इस तरीके से अफेक्ट करता है, बेसिकली हमारे घर टूटने लगते हैं, घर में कलेश पड़ जाता है,
और या फिर ये है कि एक आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, वो आपके ऊपर काला जादू कर सकता है जस्ट बिकॉज कि यू आर ग्रोइंग। तो इस तरीके से होता है, और उसका ना काफ़ी ख़राब इफ़ेक्ट भी दे गया होता है। कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, उनके थ्रू वो लोग काला जादू करवाते हैं, और उनको अपना जो जो आत्मा है उनको भोग चाहिए होता है उनको अपना। तो इस तरीके से वो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो इस तरीके से उनको कहते हैं कि ये मेरा काम कर दो, फिर मैं आपको ये भोग दूंगा। तो वो तो उस काम के लिए विवश होंगी, और फिर वो लाइफ को ख़राब करती ही हैं। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। वरना तो अगर किसी के लिए अच्छे के लिए है तो उसको काला जादू बोलेंगे ही नहीं। वो तो फिर वो प्योर अगर मतलब कोई भी चीज़ हम अच्छा ही कर रहे हैं तो वो तो फिर जादू है ही नहीं, वो तो हम लोगों के लिए भला कर रहे हैं। जैसे हमारे घर वाले भी बचपन से मना करते हैं कि कोई कुछ दे तो खाना मत, तो ऐसा बोलते हैं कि मीठा मीठा खा के भी मतलब मीठे में लोग खिला देते मीठे में बेसिकली वाइट चीज़ों में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो तंत्र की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वाइट कलर चीज़ें मिठाई खाने के लिए मना किया जाता है, या फिर वाइट चीज़ें खा के बाहर मत जाओ। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये वाइट चीज़ों पे अट्रैक्ट होती है। और जो वाइट कलर में, जैसे अभी उसमें एक मूवी आई थी, उसमें देखा था, तो उसने कुछ खिलाया और वो उसके वश में हो गई, शैतान। हाँ, तो वो उसमें मूवी में दिखाया था। तो बेसिकली क्या होता है कि उससे वशीकरण हो जाता है। और वशीकरण का भी एक छोटा सा मेरे पास एक रेमेडी है, बड़ी अच्छी सी। तो मतलब वशीकरण तो नहीं है, बट हाँ, आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो, रिश्ते अपने सुधारना चाहते हो, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ वगैरह होती है, तो उस तरीके से हम दे सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें मतलब ये चीज़ है कि ये जो से खिला के ये चीज़ें हैं ये होती हैं रियल। हाँ, डेफिनेटली होती हैं ये। और इसमें एक डॉल का कॉन्सेप्ट भी बहुत चलता है, और ज़्यादातर मूवीज़ में बहुत देखा है हमने। वो डॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मूवीज़ में दिखाते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा होती भी हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। तो वही होता है कि जो भी डीएनए वाली चीज़ें होती हैं वो उसमें उस डॉल में एडिट की जाती हैं, कि उसको हिसाब से परेशान किया जाता है। कई सारी स्टोरीज़ भी सुनी है, और एक आध एक्सपीरियंस भी हमने देखा है अपने सामने। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप अगर शेयर कर सको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कोई? हाँ, मेरे को एक याद है कि मैं उस समय मतलब 16 इयर्स की थी। अच्छा, आपका अपना? हाँ, मैंने खुद देखा था अपने सामने। तो हम लोग ना अपने नाना जी के यहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या था कि एक फैमिली रहती थी, मतलब हमारे नाना जी के पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी। और वो मेरे नाना जी होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से थे, तो उनके जो क्वार्टर्स मिले हुए थे उनको, अच्छे बड़े जो बड़े बड़े बंगलोज टाइप के होते हैं। तो उन्हीं के पड़ोसियों के यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, दो मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ की ना बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। मतलब उनके फादर पहले एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद उनकी मम्मी भी परेशान रहने लगी, फिर उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई या डिप्रेशन में आके वो एक्सपायर हो गई। तो क्या हुआ फिर, लाइक वो जब एक्सपायर हुई तो हम लोग भी वहाँ पे जब छोटे छोटे तो खेलते भी थे वहाँ पे। तो हमसे तो उसके बाद जब वो वाली जो फैमिली थी, जो अब दोनों भाई बहन रह गए थे, तो वो लोग अब्रॉड शिफ्ट हो गए, तो वो क्वार्टर हो गया खाली। उसके बाद उसमें नए लोग आने ही थे। तो 2-4 साल तो वहाँ पे मतलब कुछ नहीं हुई चीज़ें ऐसी। बट एक बार के बाद जब उनकी छोटी बहन की शादी हुई, तो शादी में क्या हुआ, सब लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से सारे फंक्शन हुए। जब रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन के बाद वो जो चीज़ थी, जब उनकी जो आत्मा थी वो फेरों में घूम गई थी। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा। जो नई फैमिली आई थी और पहले क्या होता ना, पुराने ज़माने में घरों में ही शादियाँ होती थी, घरों में ही सारा वो लगते थे, सारे फंक्शंस घर में ही होते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे जब उन्होंने जो फेरे ले रहे थे शादी वादी का, और ऐसा कहते हैं ना कि हल्दी वाली जो दुल्हन होती है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए हल्दी लगा के। तो वैसे भी दुल्हन को थोड़ा सा अंदर ही रखते हैं जब हल्दी वगैरह लग जाती है। बट वो चीज़ वहीं पे रह रही थी, पेड़ों वेड़ों पे कहते हैं ये वास करती हैं, कोई ठंडक हो जाती है रात वात में, तो वहाँ पे वो चीज़ वास करती थी। और जब वो उसकी शादी हुई तो उसके बाद जब रिसेप्शन हो गया, सब लोग अपने रिश्तेदार तो अपने घर पे चले गए थे। उसके बाद उसका हस्बैंड गया होगा वहाँ पे, जब वो रूम में एंट्री किया तो वो मतलब चिल्लाता हुआ घर से बाहर आया। तो वो जो दुल्हन थी उसकी आंखें डिफरेंट थी, और वो मतलब उसकी शरीर भी अकड़ा हुआ था, और उसकी जो आवाज़ थी वो उसका भी वो डिफरेंट टोन था, मतलब मर्दानगी वाला जो होता है ना, एक मेल टोन होता है, तो उस तरीके का वो टोन था। तो उस समय मैं भी हुआ थी, मतलब हम लोग बहुत डर गए थे वो सब देख के। फिर उसके बाद खैर वो चीज़ें वहाँ सेटल हो गई। उसके बाद वो लोग वहाँ लोकल पंडित से कराया तो पता चला कि ऐसे ऐसे उनकी वो
मतलब क्योंकि इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो ये चीज़ें फिर अपनी मतलब तलाशनी है कि वो कैसे पूरी कर पाए, या फिर कुछ चीज़ें जो चीज़ ऐसी होती हैं कि वो उनको अट्रैक्ट करती हैं। कभी कभी होता है ना किसी और का उतारा हमारे ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से भी वो चीज़ें काम करते हैं। तो बाद में उनको बालाजी वाला वगैरह ले गए थे, और वहाँ पे जाके हनुमान जी की शरण में जाके ही वो ठीक हुई। तो इस चीज़ों में रेमेडीज भी होती होंगी? देखिए हनुमान जी तो सबसे ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के वो हैं कि मारक। जी। तो अगर किसी को भी पर्सन को ऐसी कोई दिक्कत रहती है, तो या फिर नेगेटिविटी से वो लोग दूर रहना चाहते हैं, तो एक कर सकते हैं, अपनी हाइट के बराबर एक झंडा लेना है, येलो कलर का या रेड कलर का। एक पहले तो एक लकड़ी लेंगे पूरा, और अपनी हाइट के बराबर उसको वो लकड़ी दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, तो वो आप ना ट्यूसडे के दिन मंगलवार मतलब जाके हनुमान मंदिर में वो झंडा जो है हिलना चाहिए, वहाँ जाके उनको अर्पण करके आओ। तो हनुमान जी एज अ मतलब हमने चढ़ाया है अपनी उसको, उनको अपनी विश बोलो कि हनुमान जी ऐसे से मेरी रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना। तो मतलब अगर आप फील होता है ऐसा कुछ, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो, और ये डेफिनेटली वर्क करती है। हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। दूसरी रेमेडीज़ एक ये भी है कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, साथ में राम स्तुति भी करो। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी ही नहीं। आपको देखो थोड़ा सा तो आपको धर्म से जुड़ना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है, देखो भगवान जब एनर्जीज को हम बात करते हैं तो एनर्जी एग्जिस्ट तो करती है, आप में और मेरे में भी एनर्जीज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आता है सामने, तो कोई पर्सन को देख के तो हमें बहुत खुशी होती है, ठीक है, और कोई किसी पर्सन को देख के हमें चिढ़ होती है अंदर से, उसका ऑरा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो वो एक प्लानेटरी इफेक्ट भी होता है, और एक थोड़ा सा उसकी एनर्जी इस तरीके की होती है कि वो हम पे इफेक्ट कर रही होती है। तो एक तो ये रेमेडी हो गई, तो इससे बन सकते हैं। बाकी अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, तो आप एक टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हैं। वो सैटरडे के दिन आप उसको धारण कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एनर्जाइज करके कर सकते हो आप धारण। तो उसको एनर्जाइज करना जरूर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे कितने सारे बिक रहे हैं, तो उसको आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट तो करोगे ना, अपना नाम पुत्र बोल के। सैटरडे के दिन एक टाइमिंग भी तो होती है। कैसे होता है? मतलब किसी से करवा ले तो ज़्यादा बेटर है? करवा सकते हो आप किसी से, तो वो भी बेटर है, और नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, मैं तो बेसिकली जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको खुद रेमेडीज़ बता देती हूँ कि कैसे कैसे तरीका है, या फिर वो कहते हैं कि मैम आप उसकी चैंटिंग कर दो मंत्र की, तो फिर मैं भी उनके बिहाफ पे कर देती हूँ और उनको भेज देती हूँ इस तरीके से। जैसे टैरो कार्ड रीडिंग से आप ये चीज़ देख सकते हो कि ब्लैक मैजिक हो रखा है या क्या है? यस डेफिनेटली, टैरो कार्ड रीडिंग से ना एक तो प्लान पता चल जाता है कि पर्सन पे ब्लैक मैजिक है या नहीं है। थोड़ा डीप रीडिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा टैरो रीडिंग के अलावा भी हम उसके सिम्टम्स से और जो पर्सन जिसकी एक्टिविटीज से भी हम पता कर सकते हैं कि किस पर्सन पे ब्लैक मैजिक है। या बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी, या फिर बोल सकते हो कि ईविल आई वाला जो होता है कि ईविल आई होती है, लेकिन उनको लगता है कि उन पे काला जादू है। और कुछ लोगों का ये भी है कि उनको कुछ करना नहीं है, बट उनको घर में रहना है, और उसके बाद जब वो काम नहीं करते हैं और चीज़ें उनके साथ अच्छी हो नहीं रही होती हैं क्योंकि कर्म नहीं कर रहे हो आप, तो उनको ये लगने लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है और ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव वो ईविल आई है। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे आसान है हमारे लिए दूसरों पे दोष लगाना कि अगर मेरा कोई चीज़ें ख़राब हो रही है तो मैं सामने वालों को कहूँगी इसकी वजह से ये चीज़ हो गई है। तो वो सबसे इजी हो जाता है, हम अपने आप को बचाने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हो डेफिनेटली कि टैरो कार्ड से तो पहली बात तो प्रेडिक्ट हो ही जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ईविल आई होती है, तो नज़र दोष की वजह से भी। क्यों क्या होता है ना कि लोग आ रहे हैं, उन लोगों ने नेगेटिव बोला आपके लिए, तो वो एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह आपके ऊपर काम करता है और आप बीमार पड़ जाते हो। या फिर आपके 4 लोगों ने देखा तो किसी की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से आपके ऊपर जो ऑरा जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट किया, तो आपको बीमार हो गए, आपको नज़र लग गई, तो उस तरीके से भी वो चीज़ काम करती हैं। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा इस पर अगर हम बात कर पाए तो। वेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करता है, हमारा जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, आपने ये तो पढ़ा होगा, एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है।
तो अब मेरे घर में भी पता है क्या है कि मैं बोलती हूँ कि नॉट इवन से अ सिंगल नेगेटिव वर्ड, मतलब नेगेटिव बोलना ही नहीं है आपको, सारी चीज़ें आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो। यूनिवर्स बैठा है हमें देने के लिए, ठीक है। एनर्जीज हमारे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है, तो यो यूनिवर्स तक मैसेज या तो प्लानिट के थ्रू या फिर हमारी जो ग्रेविटी के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो हमें मतलब वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिलती है डेफिनेटली। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जो चीज़ मैंने मांगी है ना वो मुझे मिली है। तो मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम करता है, और मैं सबको ही यही सलाह देती हूँ कि लोग परेशान हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार ये ऐसा उतना बुरा हो रहा है, तो वो नेगेटिव बातें करो मत ना, आप कोशिश करो आप पॉजिटिव रहने की, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की। और नेगेटिव बातें आप कब नहीं कर सकते, जब आपके पास काम होगा। तो आप अपने आप में चाहे कुछ भी काम करिए आप। वैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी मैं फीमेल्स को बहुत मोटिवेट करती हूँ, जो लोग परेशान होते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनिए। और इस चीज़ में ना मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है कि वो हमेशा उन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। वो इवन हर छोटी और बड़ी चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप दूसरों को भी पॉजिटिव करिए, और क्योंकि वो खुद भी बहुत पॉजिटिव है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप सामने वाले को भी ना अच्छा बोलिए, और नॉट इवन कि आप उसको जज मत करिए, तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करिए, ईश्वर आपको देगा ही देगा। एक पॉडकास्ट में हमारे एक गेस्ट थे, वो स्वामी जी थे, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उन्होंने भी थोड़ी सी बात करी थी। तो उन्होंने कहा था कि जिन लोगों पे कर्जा है, हाँ। वो कर्जा भगवान के मंदिर में जाके भी कर्जा कर रहे हैं। हाँ, उनका कर्जा बढ़ेगा ही, उनका कर्जा कम नहीं होगा। यस, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि आप दिन रात वही सोच रहे हो। हाँ, क्यों आप जो सोचते हो ना वो चीज़ें होती है, और आपकी बॉडी वो चीज़ अडेप्ट करती है कहीं ना कहीं। अब देखो हम बहुत टाइनी से क्रिएचर्स हैं, बहुत दूर हैं प्लैनेट्स हमसे, ठीक है, बट वो भी यूनिवर्स हमें अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर मैं साइंस में जाऊँ तो भी, ठीक है, साइंस में भी अगर मैं जाती हूँ तो जो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स चक्कर आ रहे हैं, तो उनकी अपनी एक एनर्जी होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप ही चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम तो बहुत टाइनी क्रिएचर्स हैं वहाँ से। तो बेसिकली यूनिवर्स बहुत ह्यूज है, तो वहाँ पे हम जो भी मांगेंगे आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करिए मांगने का, थोड़ा सा बैठिए, आप मेडिटेशन करिए, पूजा करिए, थोड़ा सा आपका ऑरा खुद पॉजिटिव होगा, ताकि आप दूसरों की लाइफ भी बेटर बना पाएंगे। तो एक ये चीज़ मेरी रहती है कि थोड़ा सा ये रहता है कि फीमेल्स को मैं मोटिवेट करती हूँ कि अपनी चीज़ों से, मतलब अपनी, भाई देखो लाइफ में सबके प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के में छोटी हैं किसी के में बड़े हैं, बट आपको ना उनसे एक तो फाइट करना है, एक तो आप उनको चीज़ों को उससे हट के आप कुछ ऐसे काम में अपना दिमाग लो, चाहे आपकी कोई भी हॉबी हो, वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती हो। तो थोड़ा वो आपको करना चाहिए अपने लिए भी। इससे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम रेमेडीज़ के ऊपर बात कर लें। हाँ, जैसे कि गुड वेल्थ सबसे बड़ा चीज़ है भाई, आजकल सबको वेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ और गुड रिलेशनशिप। इसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? एक तो सबसे अच्छी मैं हेल्थ की रेमेडी दूंगी, फिटकरी होती है ना एलम, तो उसको एक 100 ग्राम फिटकरी लेनी है आपको, नीले या काले कपड़े में बांध के आप अपने बेड के, मतलब जो गद्दा होता है उसके नीचे आपको रखनी है, और उसको रखे रहने देना है। सैटरडे के दिन आपको ये करना है, शुक्ल पक्ष के सैटरडे के दिन, ठीक है। उसको आप 1 महीने बाद आपको उसमें क्या होता है, एक तो एलम जो फिटकरी होती है उसमें एक क्वालिटी होती है कि वो नेगेटिविटी को वो खींच लेती है। देखा होगा आपने, नज़र दोष के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं फिटकरी का, और मतलब हमारी दादी नानी भी करती थी उस समय में। तो उसको आप रखिए, तो वो जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी उसमें निकाल के वो रख देगी, और उसको आप कीप चेंजिंग द फिटकरी। उसको आप हर 1 महीने में आप उसको चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप रिवर वाटर में उसको फ्लो कर दीजिए, या किसी भी रनिंग वाटर में फ्लो कर दीजिए। तो एक तो ये हो गया हेल्थ के लिए। गुड रिलेशनशिप के लिए, किसी का भी अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में मोर पंख होता है, मोर पंख का पंखा आता है एक, अच्छा, उसको वहाँ आके हैंग कर दो, बहुत अच्छी रेमेडी है ये भी। उसको हैंग कर दो, और उसको क्या होता है, मतलब जो भी रेमेडी ये कर रहा है वो ना शाम के समय में 1 या 2 मिनट उस पंखे से अपनी हवा करे, और उसको वहाँ हैंग मतलब रहने दें उसको कंप्लीट रेगुलरिटी में। तो एक ये भी बहुत अच्छा काम करता है।
दूसरा, हनुमान जी और उनकी पत्नी जो सूर्यपुत्री थी, उनकी तस्वीर को आप अपने घर के मंदिर में रखिए। उनकी जो मेल्स हैं वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके साथ में राम स्तुति करें, क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी के बिना हनुमान जी की पूजा पूरी नहीं होती, तो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलते हैं उसके। तो एक तो वो करना है मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए क्या है कि वहाँ बैठे हैं, उनको डेली उनकी पूजा करें, उनको भाई या अपना पुत्र रूप में स्वीकार करके उनसे प्रार्थना करें। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी झगड़े चल रहे हैं, वो चीज़ सॉर्ट हो जाएं। हनुमान जी हमारी रक्षा करो। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ है और बहुत अच्छे इफेक्ट है इसके। वेल्थ के लिए? वेल्थ के लिए एक सिंपल सी रेमेडीज़ है। एक नारियल लेना है आपको और साथ में कौड़ी आती है एक, तो 3 कौड़ी और 5 गोमती चक्र, उसके ऊपर हल्दी लगा के, ठीक है, एक लाल कपड़े में रख के दिन में आप उसकी पूजा करें। लक्ष्मी माँ का मंत्र आप चला सकते हैं 108 बार, उनसे माता से प्रार्थना करें और उसको फिर आप अपनी अलमारी के लॉकर में रख दें। उसके बाद जब नेक्स्ट डे होगा तो नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आप उसको ना रिवर में फ्लो कर दें वो चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ये 5 शुक्रवार ऐसे करें। मतलब कुछ रेमेडीज़ मैं अपने उस पर भी डालती रहती हूँ, मेरा जो हैंडल है, ठीक है। तो वो ये करने से भी काफ़ी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बाकी तो प्रॉब्लम्स जिसकी जैसी होगी वो आप देख के ही बता पाओगे। हाँ, वो क्या होता है कि ये तो जनरल रेमेडीज़ हैं जो कोई भी कर सकता है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम लोग पूरा कुंडली का देख के उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके मूल्यांक भाग्यांक और कंपैटिबल नंबर्स को देख के उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज़ देते हैं। तो कोई भी अगर चाहे तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली मेरे से कोई कांटेक्ट कर सकता है। आपके जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स और कांटेक्ट नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे पूरी। हाँ, ये आप अपनी उसमें ऐड कर देना डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में हम लोगों का सिखाने का भी है। अच्छा, हाँ, कोर्स भी? हाँ, महामाया ऑकल्ट गुरुकुल एंड सर्विसेज, मतलब दोनों चीज़ें ही हमारी है। ठीक है। और अच्छा, एक लास्ट में मैं थोड़ा सा एंड करने से पहले मैं ये लेना चाहूँगा कि क्या टैरो कार्ड में फ्रॉड भी चलते हैं? टैरो कार्ड इस पर्टिकुलरली टैरो कार्ड में नहीं, बाकी सारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट हैं सब में फ्रॉड भी है और सब में जेन्युइन पर्सन भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मतलब उनको चाहिए कि उनको फ्रॉड करना ही है, वो बैठे ही इसलिए कि मतलब उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है ना, फिर ये वाली बात है। तो अभी कभी क्या होता है कि किसी को नीड है या नहीं है, अननेसेसरी आप उनसे रेमेडीज़ करा रहे हो। मतलब बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड्स भी हैं, तो आप उसमें से ना आपको सही चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप उनके पास आओ, प्रॉब्लम्स उनको बताने दो। जिसके पास भी आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो या टैरो रीडर के पास जाते हो, उनको आप सारी बातें खुद मत बताओ। मतलब जो भी आप वो डिटेल्स पूछ रहे हैं आप उनको बताइए। और फ्रॉड तो देखिए हर जगह है, नॉट इवन एस्ट्रोलॉजी, और ये हर फील्ड में फ्रॉड हो रहा है। तो फिर वो है कि आप अगर इस फील्ड में फ्रॉड करोगे तो फिर वो पैसा कमा लोगे पर वो फलेगा नहीं। हाँ, नहीं, वो देखिए आप क्या है कि अगर आप किसी किस्म की ब्लैक मैजिक में भी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप किसी की चीज़ों से छेड़छाड़ करते हो तो वो कार्मिक चीज़ें आपके ऊपर भी आएंगी, क्योंकि हम जो ये जीवन जी रहे हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग हमें ये मिला है, ठीक है। तो अगर आप किसी का बुरा करोगे तो डेफिनेटली वो आपके संग भी चीज़ें आगे जाके ख़राब होंगी। जो लोग करते हैं ना कि हाँ ये ब्लैक मैजिक और ये वो, तो उनको भी आगे वो भुगतना तो पड़ता ही है। तो इसलिए हम लोग बैठे हैं सिर्फ हेल्प करने के लिए लोगों की, कि बेसिकली जो सही और गलत वाली चीज़ें हैं वो बता सकें। और लोग तो खैर बहुत सारा कुछ फैला रहे हैं। तो मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने आज हमें अपना कीमती समय थैंक यू दिया सो मच, और इतनी दूर से आप आए हो समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही मज़ा आया इस सेशन में आपके साथ। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और लोगों तक ये बात पहुंचा के। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, ऑडियंस जो हमें देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस एपिसोड को एंड तक देखा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माँ काली। जय माता दी।